प्रीवियस क्लास में मैंने नंबर के बारे में बात किया था कि नंबर क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। नंबर का डिफिनेशन मैंने पिछले क्लास में दिया था। अभी मैं आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का डिफिनेशन दे रहा हूं, आप इसे राइट डाउन करो। That countable noun is called singular number which shows only one person or thing. Example: cat, dog, pen, box, bench, etc. अब मैं प्लूरल नंबर के बारे में बता रहा हूं। दैट नंबर और दैट काउंटेबल नाउन, ये भी लिख सकते हैं। दैट काउंटेबल नाउन is called plural number which shows more than one person or thing. That countable noun is called singular number which shows only one person or thing. एग्जाम्पल आप देख रहे हो, कैट, डॉग, पेन, बॉक्स, बेंच। प्लूरल नंबर, दैट काउंटेबल नाउन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर व्हिच शोज मोर देन वन पर्सन और थिंग। अब अगर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना होगा तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जिस रूल्स की बात मैं जब चैप्टर वाइज शुरू करूंगा। अभी मैंने पहले भी बता चुका है कि मैं अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, मैं अभी चैप्टर नहीं बता रहा हूं। इसलिए इसमें एग्जांपल्स में आप इसे प्लूरल फॉर्म बनाते हुए लिख सकते हो। कैट है तो आप इसे कैट्स करोगे, डॉग्स, पेन्स, बॉक्सेस, बेंचेस, etc. तो मैं अभी चूंकि मैं कंसेप्ट दे रहा हूं इसलिए मैं अभी सिंपली थोड़ी बातें बता रहा हूं, बट जब मैं चैप्टर ओपन करूंगा तो मैं इस सिंगुलर प्लूरल के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा कि कितने रूल्स अप्लाई करके हम लोग जितने भी वर्ड्स हैं उसे किस तरह से हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसका बहुत सारा रूल्स है और सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग किस तरह से सिंगुलर नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं और देन आफ्टर उसमें हम क्या ऐड करके हम उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, परिणत करते हैं। तो इस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं फिलहाल इतना बात किया कि सिंगुलर और प्लूरल के क्या डिफिनेशन हो सकते हैं और कैसे आप पहचानोगे कि किसी भी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर कब कहा जाएगा और कब प्लूरल कहा जाएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, पर्सन। पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, जस्ट अ फ्यू मिनट होल्ड। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
कि आपने नाउन सीखा, आपने प्रोनाउन सीखा, तो नाउन और प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। जो नाउन होता है वही प्रोनाउन होता है। सिर्फ नाउन नेमिंग वर्ड है, बट प्रोनाउन नेमिंग वर्ड नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया था कि नाउन इज नेम and pronoun is not name, but both are same। मैंने ये बात पहले भी बताया था कि जिस नाउन वर्ड को हम लोग प्लेस करते हैं सेंटेंस में, अगर उस नाउन वर्ड के बदले में कोई दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं जो नेमिंग वर्ड नहीं होता है, वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बॉय लिखा या मैंने राम लिखा और उसके बदले में मुझे दूसरा वर्ड यूज करना है, तो चूंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए मैंने वहां पे प्रोनाउन के रूप में ही का यूज किया। अगर कोई गर्ल है या फिर निशा, रीता, कुछ भी हो सकता है, तो उसके जगह पे, उस नेमिंग वर्ड के जगह पे अगर मैं प्रोनाउन यूज करता हूं तो वहां पर सी लिखा जाएगा। इसलिए नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है, बट अंतर यही है कि ये नेम है, ये नॉट नेम है, बट बोथ आर सेम। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पर्सन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नाउन समझते हैं, प्रोनाउन समझते हैं, तो आप समझ ले कि मैं पर्सन भी जानता हूं, क्योंकि नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन इज इक्वल टू पर्सन, ऑल आर सेम। मैं चूंकि कंसेप्चुअल ग्रामर बताने का प्रयास करता हूं बच्चों को, इसलिए अगर मैं किताब की भाषा से बच्चों को समझाने का प्रयास करूंगा, they will not be able to understand all the facts. So certainly I hope if I use technical system for using grammatical terms, then after certainly they will be able to understand all the facts properly, and they will learn how to compose the sentence into English in easy way। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो नाउन है वही प्रोनाउन है और वही पर्सन भी है। आप कहोगे कि सर नाउन, प्रोनाउन और पर्सन तीनों एक ही कैसे है? तो मैं बात कर रहा हूं, सपोज मैंने नाउन के एग्जाम्पल में मैंने लिखा राम। राम के जगह पर मैंने रखा ही, और ये राम जो है ना, ये पर्सन हो जाएंगे। मैंने लिखा ही, ये भी पर्सन हो जाएंगे। सपोज मैंने लिखा सीता, सीता की जगह पर मैंने रखा सी, तो ये सीता भी पर्सन हो जाएगी, ये सी भी पर्सन हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं जो नाउन है वही प्रोनाउन है और वही पर्सन है। सपोज मैंने लिखा पेन, नाउन है, इसके जगह पे मैंने रखा इट, तो ये पेन भी पर्सन, ये इट भी पर्सन, ये पेन भी पर्सन, ये इट भी पर्सन। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो नाउन है वही प्रोनाउन है और वही पर्सन है। दैट मीन्स नाउन के जितने भी एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा वो सारे पर्सन हो जाएंगे, प्रोनाउन का जितने भी मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा वो सारे पर्सन हो जाएंगे। पर्सन का डेफिनेशन बुक में मैंने कभी नहीं पढ़ा, बट मैं कंसेप्ट
कंसेप्ट दे रहा हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नाउन और ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन, दैट मीन्स ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड पर्सन। तो पर्सन का डेफिनेशन समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड पर्सन। इस तरह से पर्सन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अब बच्चे पर्सन नहीं समझेंगे, बच्चे नंबर नहीं समझेंगे, टेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या, जब सिस्टम आएगा, जब रूल आएगा कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करना चाहिए, तो फिर बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है या नहीं, तो फिर how will they be able to use such type of that the formation of verb at proper place in the sentence for composing in the last sentence? It's not possible for them. So certainly they will have to understand all the facts, all the basic facts. With the help of these basic facts, they will be able to compose any sentence into English if they want to compose any last sentence. Certainly. Then मैं आपको ये बता दूं कि नाउन और प्रोनाउन और पर्सन सब एक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर्सन जो है, इस पर्सन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि मैंने तो कह दिया कि ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नाउन और ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन आर कॉल्ड पर्सन, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर किस एग्जाम्पल को मैं फर्स्ट पर्सन में रखूंगा, किस एग्जाम्पल को मैं सेकंड पर्सन में रखूंगा और किस एग्जाम्पल को मैं थर्ड पर्सन में रखूंगा। तो मैं इसे क्लियर करने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे। ओके।